मॉर्निंग एवरीवन, ये पॉइंटेड स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। ये आपका रिवीजन बैच चल रहा है क्लास 9 10 स्टेयर। तो जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 30% रिड्यूस कर दिया गया है आपके बोर्ड सिलेबस के को। तो हम लोग को यहाँ पर उस 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो 30% रिड्यूस सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है रिड्यूस करने के बाद यानी 70% जो सिलेबस बेस्ड है उसमें जो अपना पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम जिसके हाई स्कूल में टॉपिक इसको रियल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हमको पढ़ना है। तो हमको इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि वास्तविक संख्या असल में होती क्या है, ठीक है, और कैसे पता करें कि दी गई संख्या वास्तविक है या नहीं। बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको खासकर वास्तविक संख्याओं का लासा मासा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन कम पूछता है। लासा मासा के मेरे क्वेश्चन या फिर कहेगा पता करिए इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है, तो उसके कुछ पॉइंट हम लोगों से पूछता है। वास्तविक संख्याओं में जो पहला टॉपिक आता है वो एचसीएफ होता है आपका। एचसीएफ के 3 मेथड होते हैं, यूक्लिड डिवीजन, मेथड, या फिर तीसरा जो आपका मेथड होगा वो आपका मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड। इन तीनों में से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये यूक्लिड डिवीजन जो आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है प्राइम फैक्टर, ये भी हमें सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। और चूंकि एनसीईआरटी पैटर्न लागू होगा तो सबको मालूम है सीबीएसई और यूपी बोर्ड का कोर्स सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, बुक्स भी ऑलमोस्ट सेम है कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो यूक्लिड डिवीजन और प्राइम फैक्टर वो तो चीज़ें हैं जो हमको मेनली पूछेगा बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से। तो यूक्लिड डिवीजन सबसे पहले हम समझेंगे आज के टॉपिक में कि यूक्लिड डिवीजन होती क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन को। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है? दरअसल यूक्लिड ने एक तरह की प्रमेय बताई थी, एक तरह की थ्योरम बताई थी जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी नंबर के एचसीएफ निकालने की शॉर्ट विधि जिसे हम लोग कहते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं वो हमें पता चली थी कि यूक्लिड डिवीजन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन में हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यूक्लिड डिवीजन आपको दिया गया है 121 और 66 का 123 और 66 का एचसीएफ निकालना या फिर मासा जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना हो तो यूक्लिड डिवीजन से हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे 121 और 66 में दोनों में से छोटा कौन सा है। तो 121 और 66 में हम देख सकते हैं 66 हमारा छोटा है, 121 हमारा बड़ा है। तो यूक्लिड डिवीजन में क्या करते हैं, छोटे वाले संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं, ठीक है। छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 66 से अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा 132। 66 से 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे आया हमारा क्या 66, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 66 से 55 नहीं जा सकता, अनडिविजिबल। तो अनडिविजिबल है तो हम लोग इस छोटे नंबर से इस बड़े नंबर, इस छोटे नंबर से इस बड़े नंबर को आपस में ही डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 55 से अगर हम लोग 66 को डिवाइड करें, देखिए 55 मतलब 55, अब क्या आया 11। सेम रिपीटेड अगेन है कि 55 11 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब 55 11 को डिवाइड नहीं कर सकता तो हम लोग 11 से 55 को डिवाइड कर देंगे
11 से अगर हम लोग 55 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आपका प्रॉपर्ली कट जाएगा। आप देखिए इसमें पता कैसे करते हैं कि कौन सा एचसीएफ है कौन सा एलसीएम। तो आप ये देखिए सबसे लीस्ट सबसे आखिरी में सबसे लास्ट नंबर वो कौन सा था जिसने पूरा ही सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ 66 से डिवाइड कर रहे हैं तो 55 बच रहा था, यहाँ 55 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 बच रहा था, बट यहाँ 11 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी चीज नहीं बच रही। रिमाइंडर हमारा क्या है 0, तो जब रिमाइंडर हमारा 0 है तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 11। जिस लास्ट नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है उसी को हम दिए गए नंबर्स का एचसीएफ मानते हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 11। ठीक है, ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कैसे 121 है तो डिवीजन की एक एल्गोरिथम होती है, आपको याद होगा डिवीजन इनटू डिविडेंड, सॉरी डिवीजन इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बचपन में पढ़ाई गई थी, जिसे हम लोग a इज इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a हमारा वो नंबर होगा जो डिवाइड होने वाला होगा जिसे डिवीजन बोलते हैं। ठीक, b हमारा वो नंबर होगा जो डिवाइड करेगा जिसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, q हमारा वो नंबर होगा जिसे कोशिएंट बोलते हैं और r हमारा होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो उसी को हम लोगों ने इसमें अप्लाई करते हुए सॉल्व किया है। कैसे देखिए, जैसे कि 121 को 66 से मल्टीप्लाई किया 1 टाइम तो 55 बचा। अब 55 को सॉल्व करेंगे तो 55 into 1 प्लस 11 बचेगा। देखिए वही रिमाइंडर है, यहाँ पे भी लगती जा रही है और 11 का 5 में मल्टीप्लाई करा तो 0 बचा। जहां रिमाइंडर 0 आ गया तो उससे वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है वो है यूक्लिड डिवीजन मेथड के 3 नंबर 3 अंक वाले हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हमको एक बार में 3 का एचसीएफ निकालना हो। देखिए 3 का एचसीएफ एक बार में कैसे निकलता है। मान लीजिए आपको दिया गया हो 121 66 और 341। ठीक, अब हमारे पास 3 नंबर 121 66 है 341। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 121 और 66 छोटे दो नंबर, दो सबसे छोटे नंबर लेके, तो देखिए ये है 121 ये है 66, ये छोटे नंबर है, सबसे छोटे दो नंबर हमारे यही दोनों। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से, उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो आएगा हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। लेट्स से दिस 66 एंड 121 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 66 1 जा 66 55 बचा। ठीक, तो अब 55 से 66 को हमको डिवाइड करना है, इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे, इसके 1 टाइम डिवाइड होगा तो आ जाएगा 55, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 से देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55 क्योंकि यहाँ चला आएगा और 11 5 जा 55। देखिए इसका तो एचसीएफ आ गया है 11। अब ये तीनों का एचसीएफ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये भी 11 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा एचसीएफ है। तो नाउ 11 से अगर हम लोग 341 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 3 जा 33, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 0 1 1। ठीक, 11 1 जा 11 सॉल्व। आप देखिए यहाँ पे 11 ने पूरा डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे भी 11 ने पूरा डिवाइड कर दिया है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 11। अब इसको लिखने का तरीका वही अपना a = bq + r से हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को ये दोनों चीजें समझ में आई हो। अब इसके बाद अगला देखिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो कोई कुछ और सवाल लगा के आप लोग को देखने होंगे।
अगला इसमें पॉइंट है हमारा यूक्लिड डिवीजन के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये भी देख लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनफल। प्राइम मतलब होता है ऐसे नंबर जो किसी से विभाजित ना हो या किसी से डिवाइड ना हो, जिसे अभाज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे नंबर्स में हमको जो नंबर दिया गया होगा उनको ऐसे नंबर्स में ब्रेक डाउन करना होगा जो कि अभाज्य, जो कि डिवाइड ना हो, अनडिविडेबल हो। और जब ऐसे हमको नंबर्स उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 9 और 21 इनका एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो वो हम लोग जो बचपन से करते थे एचसीएफ वाला प्रोसेस, 9 का अलग करेंगे, 21 का अलग। तो देखिए 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, क्लियर। ठीक, 21 को करना है तो 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, क्लियर। अब देखो इसमें 3 3 3 7, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन हमारा 3 है, तो हमारा एचसीएफ भी आ जाएगा 3। ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोग को बाकी के सवाल लगाने खुद ही से होंगे। यहाँ पे केवल और केवल आपको ट्रिक बताई जा रही है कैसे कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसमें प्राइम फैक्टर्स में क्या करना होगा कि हमें इसको बेसिक से प्राइम फैक्टर से ब्रेक डाउन कर लेंगे। बेसिक से प्राइम फैक्टर को ब्रेक डाउन करने के बाद जो फैक्टर जितने टाइम्स कॉमन होगा, मान लीजिए अगर इसमें भी 3 आता तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 टाइम कॉमन होता, दोनों को ले लेते हैं। अगर एक बार और 3 आ जाता या 4 आ जाता, कॉमन नंबर्स जो दोनों में, ठीक है, जितने पेयर बन जाएंगे उतने पेयर से हम लोग एक बार ले लेंगे और वो ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब चूंकि 3 और यहाँ पे 7 किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर, प्राइम फैक्टर्स क्यों कहलाए? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। और हमारा एचसीएफ कैसे निकाला हमने? दोनों में जो कॉमन नंबर था, एटलीस्ट मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम, सॉरी मैक्सिमम टाइम जो कॉमन नंबर था उसको हम लोगों ने जब ले लिया तो हमारा एचसीएफ निकला है। क्लियर, तो अगला हम लोग इसी में देखते हैं। एचसीएफ निकलने के बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट आएगा, वो आएगा हमारा ट्री मेथड। ठीक है, तो 3 का अगर आपको निकालना दिखेगा जिसमें 9 21 के अलावा अगर मान लीजिए आपका 15 भी दे दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 का जिस तरह निकाला उस तरह 21 का, इस तरह 15 का भी आप लोग फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद जो कॉमन आएगा वो हमारे में कॉमन होगा। क्लियर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 3 के निकालने हैं तो तीनों में वही नंबर कॉमन होना चाहिए, 4 के निकालने हैं तो चारों में वही नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर 1 का निकालना है तो एक ही बार में नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्री मेथड इस चैप्टर का एक लास्ट मेथड है। ठीक है, ट्री मेथड के अलावा भी एक चीज और है जो भी आप लोग पढ़ेंगे। ये तो मेथड है, मेथड के अलावा जो नॉन रिपीटिंग नंबर को पता करने का तरीका है वो भी अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ट्री मेथड क्या होता है, मान लीजिए कि आपको 14 28 56 और 25 का या 14 28 का केवल ही ज्यादा ना लीजिए, बेसिक से समझिए। 14 और 28 के ही अगर फैक्टर निकालने हो तो कैसे करेंगे? तो 14 का देखिए फैक्टर क्या होगा, 2 और 7। 28 का फैक्टर होगा 2 × 14 × 2 × 7। अब एक चीज गौर करिएगा, इसमें भी 2 7 आपका यहाँ कॉमन है, इसमें भी 2 7 आपका यहाँ कॉमन है। एचसीएफ है इसलिए हम लोग मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम एक ही बार कॉमन आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम एक ही बार 2 कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम एक ही बार 7 दोनों में आ रहा है। अगर इसमें एक बार और 2 होता तो हम मान सकते थे कि 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, बट ऐसा अभी यहाँ पर है नहीं, हमारे पास केवल और केवल एक ही बार ही कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 इसका
आंसर। ये सब बिल्कुल बेसिक है आपसे मैथ्स का, ठीक है। ये सब आपका पहले चैप्टर का बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो रिवीजन के लिए जरूरी थी। तो ट्री मेथड भी उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो आपका अब है वो है हाउ टू फाइंड दैट देयर इज अ नंबर व्हिच इज नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। देखो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानना जरूरी है, आना चाहिए आप लोग को। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का है क्योंकि अगर हमको कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में दिया गया है, कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में दिया गया है और q की वैल्यू अनइक्वल टू 0 है, ठीक है। कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में दिया गया है और q की वैल्यू अनइक्वल टू 0 है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, केवल q जो है उसके फैक्टर्स 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n में हो, 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n में हो, तो हमारा जो नंबर है जो p अपॉन q है वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। तो जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, अदरवाइज हमारा नंबर रिपीटिंग डेसिमल में होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना होगा। दरअसल एक्चुअली होता क्या है कि हमें पॉइंट नीचे कुछ नंबर दिए होंगे, ऊपर कोई नंबर दिया होगा, उसमें हमको चेक करना होगा। पहली बात तो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई तो भैया वो तो इनफिनाइट है, सीधी बात। दूसरी बात q की वैल्यू इस फॉर्म के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। 2 की पावर m into 5 की पावर n ही होनी चाहिए। ये भी नहीं केवल 5 की पावर n हो तो भी नहीं, 2 की पावर केवल n हो तो भी नहीं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होने ही चाहिए, तभी आपका क्या होता है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनता है, वरना वो रिपीटिंग डेसिमल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल आपको दिया गया है, पहला एग्जांपल आपको दिया गया है 73 अपॉन 100। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे हियर p 73 अपॉन 100 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसी फॉर्म में तो है भाई, p अपॉन q के फॉर्म में तो है, वेयर q अनइक्वल टू 0, ठीक। अब देखो q 0 के बराबर भी नहीं है। नाउ 73 अपॉन 100, अगर 100 के आप फैक्टर करो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 टू द 4, ठीक, 2 की पावर 2 और 5 5 के 25, 5 की पावर 2, ठीक है, 25 4 जा 100। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हो 2 की पावर 2 into 5 की पावर 3, सॉरी ये आएगा तो यही आएगा 2 into 2 into 5 की पावर, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, ये देखिए हमने बताया था q की वैल्यू आपकी 2 की पावर m into 5 की पावर n में होनी चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और कंडीशन क्या होती है कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए पहली कंडीशन हमारी ये है कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे है पहली कंडीशन लागू। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि 2 की पावर m into 5 की पावर n के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यही होनी चाहिए कि q की बराबर q की वैल्यू 2 की पावर 5 into 2 की पावर n into 5 की पावर n, और दूसरी कंडीशन q is equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारी क्लोज हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी, देखिए यहाँ पे 2 की पावर m into 5 की पावर n, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 के अलावा और कुछ भी नहीं,
तो दो कंडीशन हमारी आ गई, ठीक है। दोनों कंडीशन आने का मतलब है कि हमको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, और भाई जब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सो इट इज अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल की हमें दोनों कंडीशन बिल्कुल मिला के रखनी थी, दोनों कंडीशन आ गई तो हमारा इसका मतलब ये है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अच्छा, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है ये ध्यान देने लायक बात है। बोर्ड में आपका क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट या फिर आपका ज्यादा वेरी शॉर्ट या 1 नंबर वाला 2 नंबर वाले शॉर्ट में आता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से देंगे, क्वेश्चन देने का उनका तरीका ये होता है कि check whether the given number is rational, sorry, whether the given rational number is repeating or नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आपको ये चेक करना होगा कि जो आपको दिया गया नंबर है ये रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो आज हम लोगों ने 3-4 पॉइंट्स जो समझे हैं वो कौन कौन से हैं ये ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो आज आप लोगों ने सीखा है वो है पहली चीज कि HCF, ठीक है, HCF के तीनों मेथड आपको पता चले हैं, एक है ट्री मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम नंबर मेथड जिसे बोलते हैं, और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट ज्यादा है यूक्लिड डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इससे और इससे तो कम पूछा जाता है, यूक्लिड डिवीजन से सवाल बनते हैं, और इससे ना सिर्फ नॉर्मल सवाल बनते हैं बल्कि स्टेटमेंट वाइज सवाल भी बनते हैं, ठीक है। आपको कंडीशन दे दी जाएगी या एक केस दे दिया जाएगा, केस स्टडी पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है यूक्लिड डिवीजन पे, वो भी हम आपको अगली वीडियो में या आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे बनता है। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल निकालना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पता करना, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में भी कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है कौन सा नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी हम लोगों ने पता किया। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अभी और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। तो इन 3-4 चीजों की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बोर्ड में फायदेमंद होगा। थैंक यू।